आज हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का आधार सीरीज करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा उत्तर भारत से। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाली की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दिए कूट में सही विकल्प चुने तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। इसका है लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को मेसोलिथिक मध्य प्रस्तर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे हैं और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हंसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी प्रयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसकी रचना बंगाल में की गई। ऑप्शन 2 है इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। इस प्रकार दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करें। मुगल बादशाह और उनके शासनकाल। फर्रुखसियार का शासनकाल हो जाएगा 1713 से 1719 तक। आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ 3 हो जाएगा इसका 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 4 1759 से 1806। अहमद शाह का हो जाएगा इसका हो जाएगा 1748 से 1754 तक। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा मालवा। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 8 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुने तो सी हो जाएगा। एक औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि के ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इस समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न है और इसलिए इन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता है।
इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी और अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पादन को पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग किया जाता था। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज की पीसने के लिए हजारों साल बाद भी किया जाता है। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल के उपकरण बनाए गए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उल्लेखनीय है कि कुछ औजार हड्डी के भी बने थे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख जत्था तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? खालसा, निहंग, खालसा दल खालसा या गुरुमुखी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 30%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 20%। सिखों की राखी व्यवस्था के लिए अंतर्गत उपज का 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। 18वीं शताब्दी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर से मिलता था। इस बैठक में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरे वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाएं थी और न ही वे कर एकत्र करते थे। समांतर रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहित ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, दूसरे स्थान पर शासक के थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, तीसरे विश्य या वैश्य या अंतिम शूद्र थे। महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था जिन्हें वेद का अध्ययन करने का अनुमति नहीं था। पुरोहितों ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण होते थे तो वह अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता था। इसी तरह के और भी उदाहरण मिलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई थी? ऑप्शन ए 10 या ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 9। तो 15 का हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या 12 बताई गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं।
आर्यवर्त के 9 शासक को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन, या ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। अब जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन। बड़े नगरों को, व्यापारिक नगरों को, व्यापारिकों के संगठन को, छोटे नगरों को। तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापारिकों के संगठन को। नगरम पल्लव वंश में व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। संभवतः इन राजाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शाब्दिक तथा तक काम करती रहीं। नेक्स्ट है, जनपद का अर्थ होता है 19 नंबर है क्वेश्चन। जनपद का अर्थ होता है जन का राजा, जन के बसने की जगह, जन का नेता या जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बी जन के बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा जिनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले या 3500 साल पहले। तो ऑप्शन हो जाएगा सही इसका ऑप्शन बी 2500 साल पहले। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद काल कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई।